topic will be the vectors. Before going through the vectors, you should know the basic diagram of the RDNA टेक्नोलॉजी. बेसिकली वेक्टर्स आप ऐसे समझ सकते हो कि वेक्टर्स होते क्या है. देखो, हमने क्या करना होता है आरडीएनए में. आपके पास एक डोनर डीएनए होता है. जो डीएनए आपको किसी सेल में डालना है, ठीक है, आप उस सेल में तभी आप उसको डाल सकते हो जब आपके पास कोई और चीज़ डालने लायक हो. तो हमारे पास एक चीज़ होता है जिसको हम यहाँ पे लिखा है प्लाज्मिड डीएनए. यही आपका वेक्टर होता है. वेक्टर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप क्या करते हो, वायर इन यू इनकॉर्पोरेट द डोनर डीएनए, जिसमें आप डोनर डीएनए को ऐड करके किस में, होस्ट सेल में डालते हो. ठीक है, तो जब ये होस्ट सेल में जाता है तो फिर इसी होस्ट सेल में ये अपने आप को क्या कर देता है, अपने आप को मल्टीपल कर देता है. तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये वेक्टर्स होते क्या है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हमें वेक्टर्स को समझना होगा तो वेक्टर्स बेसिकली होते क्या है. तो वेक्टर्स जो होते हैं, ये होते हैं सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल्स. ये आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, जो विच कैरी फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए को क्या करे, कैरी करे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करे, जो किसके लिए हो, आपके क्लोनिंग के लिए. दैट मीन्स यहाँ पे वेक्टर्स वो होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैरी द फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोनड. तो इसलिए इनको कभी कभी आप क्लोनिंग व्हीकल्स भी कह सकते हो. तो इनको क्लोनिंग व्हीकल्स भी कहा जाता है. दीज वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड क्लोनिंग व्हीकल्स. वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. जैसे कि हम प्लास्मिड्स, वी कैन यूज़ प्लास्मिड्स एज वेक्टर्स. हम प्लास्मिड्स को कर सकते हैं यूज़ एज वेक्टर्स. वी कैन यूज़ बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है, वी कैन यूज़ बैक्टीरियोफेजेस एज vectors. ठीक है, we can use cosmids as vectors. we can use these phasmids as वेक्टर्स. हमारे पास बहुत सारे तरीके के वेक्टर्स होते हैं. अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, एक व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर. एक आइडियल वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि एक वेक्टर में कौन सी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए. पहली बात जो हर एक वेक्टर में होनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ ए स्मॉल साइज. ये स्मॉल साइज का होना चाहिए. इट शुड हैव अ ऑरिजिन फॉर रेप्लिकेशन. दैट मीन्स इसमें एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो. जब भी रेप्लिकेशन होगी तभी ये खुद को मल्टीप्लाई कर पाएगा और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा. और इसमें होने चाहिए 1 to 2 जेनेटिक मार्कर्स. इसमें आपके जेनेटिक मार्कर्स भी होने चाहिए. अभी जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, जेनेटिक मार्कर्स वो चीज़ें होते हैं जिसकी वजह से आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे वेदर जो आपने डीएनए इनकॉर्पोरेट किया इसमें आपके वेक्टर में क्या वो अच्छी तरह से हुआ या नहीं. ठीक है, आप इजीली इनसे कर सकते हो. तो जो मैन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा प्लास्मिड. हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किनका, प्लास्मिड्स को एज ए वेक्टर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब ये प्लास्मिड्स होते क्या है, सबसे पहली बात ये प्लास्मिड्स को समझने की बात होगी. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है. ठीक है, डीएनए का भी बैक्टीरिया होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. ठीक है, पहली बात. और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है. दूसरी बात इसकी, ये आप देखोगे ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है. ये सर्कुलर भी होता है, इट इज़ आल्सो सर्कुलर. ये सर्कुलर भी होता है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसकी होती है और जो सबसे अच्छी चीज़ इसको बनाती है वो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है. इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग टू. ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है. तो हम प्लास्मिड्स यूजुअली यूज़ करते हैं. और जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे और जो हम मेनली प्लास्मिड यूज़ करते हैं वो हमारा PBR
322 है, ठीक है। वी यूज़ PBr322 एज ए प्लास्मिड वेक्टर। हम सबसे ज़्यादा अगर किसी प्लास्मिड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है PBr322। अब सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे ये PBr322 है क्या, ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग द PBr322, ठीक है। सबसे पहली बात PBr322 है क्या, तो हमारे पास PBr322, पहले देखते हैं कि ये नाम क्यों PBr322। तो P रिप्रेजेंट करेगा आपके प्लास्मिड को, एंड दिस B एंड R विल बी representing the scientists who discovered this, who cloned this one, ठीक है। तो बॉलीवर था, एंड यू हैव रोड्रिगस, ठीक है। तो एंड 322 इज द सीरियल, ठीक है। 322 इसको सीरियल दिया गया, ठीक है। तो ये जो था ये PBr322, ये फर्स्ट क्लोनड, इट्स अ फर्स्ट क्लोनड आर्टिफिशियल क्लोनड वेक्टर, इट्स अ फर्स्ट आर्टिफिशियल इट्स अ फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनड वेक्टर। इसको हम कहते हैं, इट्स कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, इसको कंसिडर किया जाता है पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ऑफ सेवरल अदर वेक्टर्स। तो दिस इज़ द मैन वेक्टर यूज्ड इन ए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। अब ये बेसिकली ये PBr322 जो होता है ना, PBr322, इसमें आपके इट हैज़ 4361 बेस पेयर्स, इट हैज़ 4361 बेस पेयर्स। और इसकी ख़ास बात यह है कि इट हैज़ मैनी मार्कर्स, और इसमें जो मार्कर्स होते हैं वो होते हैं आपका इसमें एम्पिसिलिन resistance, it has a resistance for antibody, that is ampicillin, and it has a resistance for other this antibody, that is called a tetracycline, ठीक है। इट हैज़ अ रेजिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन के लिए भी होता है, और इसमें बहुत सारी साइट्स होती है किसके लिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए। आपको मैं एक बात यहाँ पे बोलूँ कि एक जो अच्छा वेक्टर तब माना जाता है जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन, दैट हैज़ वन रिस्ट्रिक्शन, one site for restriction endonucleases, ठीक है, जिसके पास एक साइट हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये एक साइट होती क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, इस PBr322 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, इट इज़ अ सर्कुलर, ये आपका सर्कुलर होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज जीन्स फॉर द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो आपका ये होता है एक साइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, दैट इज HIND3, ठीक है। आपका यहाँ पे दूसरा साइट होता है BAMH फर्स्ट, ठीक है, होता है। इसमें आपका यहाँ पे दूसरी साइट होती है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए SAL फर्स्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे और एक होता है आपका इसका आपका PST फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका इकोराई फर्स्ट होता है। तो अगर आप देखोगे दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ है PBr322। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है। लेकिन हमने क्या कहा अभी, एक वेक्टर तभी अच्छा वेक्टर होता है जब इसके पास एक साइट हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की। लेकिन
यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे HIND3 ये एक साइट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए। कौन से वाले के लिए? HIND3 के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम HIND3 यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको कट करेगा। दैट मीन्स इसके पास एक ही साइट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए, फॉर एग्जांपल HIND3 के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करेंगे BAMH1, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो ये भी यहाँ पे ही इसको कट करेगा और कहीं पे ये इसको कट नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे इसको फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास होता है यहाँ पे आपका एक ये होता है, एक जीन होता है दैट हैज़ अ रेजिस्टेंस फॉर द एंटीबॉडी एम्पिसिलिन। ठीक है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है आपके, यहाँ पे आपके होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए आपका एक जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी आपका एक जीन होता है। यहाँ पे एक प्लास्मिड होता है दैट इज़ कॉल्ड PUC19। PUC19 इसको इसलिए नाम दिया जाता है बिकॉज इट इज़ अ प्लास्मिड एंड इट हैज़ बीन क्लोनड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको क्लोन किया गया या बनाया गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड PUC19। इट हैज़ द बेस पेयर्स ऑफ 2 6 8 6, इसमें बेस पेयर्स होते हैं, तो हम ये भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास और एक प्लास्मिड होता है दैट इज़ कॉल्ड TI, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ठीक है, जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड होता है, इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एग्रो बैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ख़ास बात ये होती है, इस TI प्लास्मिड की एक ख़ास बात होती है कि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जिस होस्ट सेल में इसको हम डालते हैं ये वहाँ पे स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन। इट बाइंड्स टू द होस्ट सेल एंड इंड्यूसेस द सेल डिवीजन, और वो ये वहाँ पे क्या करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और इंड्यूस करता है किसको, सेल डिवीजन को। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये होस्ट सेल जो होती है, होस्ट सेल शुड बी प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास और एक होता है दैट इज कॉल्ड RI प्लास्मिड। वी कॉल इट RI प्लास्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लास्मिड इसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रूट इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम वी डिराइव इट फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन। हम इसको डिराइव करते हैं किससे, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से। तो ये प्लास्मिड्स के बारे में था। तो हमारे पास प्लास्मिड्स के बगैर बैक्टीरियोफेजेस भी होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली होते क्या है, ये होते हैं बेसिकली हमारे पास वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो हमारे पास होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। हम बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज वेक्टर्स। ये बेसिकली दीज आर द वायरसेस, ये वायरस है दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो इन्फेक्ट करें किनको, बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस के क्या, हमारे पास तीन बेसिकली वेक्टर्स हो सकते हैं। हमारे पास हो सकता है लैम्डा फेज। ठीक है, हमारे पास लैम्डा फेज हो सकता है, हमारे पास M13 हो सकता है। ठीक है, हमारे पास रेट्रोवायरसेस हो सकते है, वी कैन हैव रेट्रोवायरसेस टू। इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली इस बैक्टीरियोफेज का फ़ायदा ये होता है कि ये बिगर फ्रेगमेंट्स, लार्जर फ्रेगमेंट्स रादर, इट कैन टेक लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA देन फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA। ठीक है, ये लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA उठा सकता है और उनको कर सकता है। हमारे पास कॉस्मिड्स होते हैं, वी हैव द कॉस्मिड्स। ठीक है, कॉस्मिड्स की एक बात होती है कि ये कॉस्मिड्स जो होते हैं ना, तो कॉस्मिड्स की ये होती है कि ये इनमें क्या होता है, पोजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के। ये प्लास्मिड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं। ठीक है, प्लास्मिड्स के भी होते हैं, इसमें बैक्टीरियोफेजेस के भी
बैक्टीरियोफेजेस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉस्मेट्स। यहाँ पे आप यू कैन इंसर्ट 40 के बी डीएनए फ्रेगमेंट आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो आराम से। तो ये आपका क्या था, ये आपका कॉस्मेट था। कॉस्मेट के बगैर आपके ये अब आते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स आपके आते हैं। आपके आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स आते हैं, जिनमें आपके आते हैं, सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर। ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर आ जाता है आपका। तो दिस ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर वाज सिंथेटिकली मेड इन 1997 बाय एच विलार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था 1997 में। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इट पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिल्कुल किसके, ह्यूमन क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इट्स अ सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो उनका जो सबसे पहला होता है दैट इज ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर। तो हम इट वाज बेसिकली सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इन 1997 बाय एच विलार्ड। इसमें क्या होता है बेसिकली, इट पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ह्यूमन क्रोमोसोम। तो हमारे पास और एक होता है दैट इज कॉल्ड YAC, that is yeast artificial क्रोमोसोम। हमारे पास और एक क्रोमोसोम होता है, वी कॉल इट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इट वाज डेवलप्ड इन 1987। ठीक है, इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इट कैन एक्सेप्ट लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इट कैन एक्सेप्ट द लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये बड़े डीएनए के टुकड़े ले सकता है, फ्रेगमेंट्स ले सकता है। हमारे पास और एक होता है दैट इज कॉल्ड BAC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इट इज़ स्टेबल देन YAC, इट इज़ स्टेबल देन YAC। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से ये स्टेबल होता है। इट कैन टेक 300 kbs ऑफ DNA फ्रेगमेंट। ठीक है, KB यहाँ पे किलो बार होता है। ठीक है, तो और इट वाज यूज्ड इन HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इट वाज यूज्ड इन